अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल. यू आर वाचिंग एम अहमद नज़ीर चैनल. जी बेटा जी, 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था. चैप्टर नंबर 4 का आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था. बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम सेल एंड टिश्यूज़ है, जिसमें से हमने सिर्फ सेल के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़नी है, क्योंकि आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टिश्यूज़ का कोई भी टॉपिक इंक्लूड नहीं है. तो सेल से रिलेटेड हमने क्या पढ़ना है, सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिस को पढ़ना है. उससे पहले 4 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल की ऑर्गेनेलिस नहीं कहलाते, लेकिन उनके बगैर सेल का स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. ठीक है, तो उनमें से हमने सेल वॉल पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, फिर हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा. अपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में हमने सेल ऑर्गेनेलिस स्टार्ट कर ली थी, जिनमें से पहला वैसे तो न्यूक्लियस है, लेकिन मैंने आपको राइबोसोम पढ़ा दिया था क्योंकि वो छोटा टॉपिक था. क्योंकि बेटा वो छोटा टॉपिक था तो मैंने उसे एडजस्ट कर दिया था साइटोप्लाज्म के साथ. तो आज का जो हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलिस में से, वो है न्यूक्लियस का. ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है, सेल ऑर्गेनेली है. और ये सेल ऑर्गेनेली किन सेल्स में पाई जाती हैं, हमने पढ़ा था 2 तरह के सेल्स होते हैं. एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स और दूसरे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. बेटा जी, प्रोकैरियोटिक सेल्स हमने कहा था ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है प्रोकैरियोटिक के अंदर, और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है. इसके बाद के अब जो भी यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आपको पता है बेटा कितने हैं, 2 तरह के होते हैं. एक है प्लांट्स हैं और दूसरा कौन सा है, एनिमल्स हैं. तो हम देखेंगे कि एनिमल्स और प्लांट्स में इनके जो सेल्स हैं, यानी कि एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है, और जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की पोजीशन क्या है. तो एनिमल सेल में जो है बेटा, ये सेंटर में मौजूद होता है. ठीक है, ये सेल है तो सेल के सेंटर में मौजूद होगा न्यूक्लियस. ठीक है, सेंटर में. जबकि प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर ऐसा नहीं है. ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है, सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है. उस सेंटर में बड़े वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से जो न्यूक्लियस है वो स्लाइड करके साइड पर चला जाता है. तो एनिमल सेल में सेंटर में पोजीशन है, जबकि प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो स्लाइड करके एक तरफ चला जाता है, क्योंकि सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसके बाद हमने जो टर्म्स पढ़नी है न्यूक्लियस से रिलेटेड, वो कौन कौन सी है. सबसे पहले है न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर है न्यूक्लियोलस, देन क्रोमोसोम्स. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप है तो उसे डिस्कस करते हैं. न्यूक्लियर एनवेलप, यहाँ पर वर्ड क्यों यूज़ क्यों है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों नहीं हुआ. ये बेसिकली डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की. ठीक है, सेल है, सेल के अंदर मौजूद है ये न्यूक्लियस. ठीक है, ये न्यूक्लियस. तो जो न्यूक्लियस है इट्स अ डबल लेयर मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप. तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, इसके अंदर जो है बेटा कुछ पोर्स भी होते हैं. ठीक है, इनके अंदर कुछ पोर्स भी होते हैं, और उन पोर्स की वजह से क्या होता है, ये सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करती है. इट मीन्स कि यहाँ अंदर भी तो कुछ मटेरियल मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के बाहर भी बहुत सारे सब्सटेंसेस मौजूद हैं, लेकिन हर कोई सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं हो सकता, और कोई भी चीज़ जो है वो बाहर नहीं जा सकती. यानी कि इस चीज़ को ये मैनेज करके रखता है न्यूक्लियर पोर जो है, कि कौन सी चीज़ अंदर आनी है बाहर जानी है. तो न्यूक्लियर पोर का जो नंबर है वो डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट होता है. सो स्टूडेंट्स, हमने न्यूक्लियर एनवेलप को देख लिया कि न्यूक्लियर एनवेलप क्या है. डबल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है, और इनके दरमियान में कुछ पोर्स होते हैं, उन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है. उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियो मीन न्यूक्लियस, प्लाज्म मीन फ्लूइड, साइटोप्लाज्म लिक्विड कुछ भी. ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है या न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दिया जाता है. ठीक है, अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक चीज़ मौजूद होती है, क्या है एग्जैक्टली कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं है ये, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो है एक डार्क सपोर्ट एरिया होता है.
इस डार्क सपोर्ट एरिया को न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये RNA बनाता है। RNA मीन्स राइबोसोमल RNA बनाता है। बेटा जी पिछले जो हमने टॉपिक पढ़ा था राइबोसोम, वहाँ पर शायद मैं बात बताना भूल गई थी कि जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं? राइबोसोम्स दो स्ट्रक्चर्स से मिलकर बने होते हैं। एक होता है राइबोसोमल RNA जिसे हम rRNA बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रोटीन। तो ये जो राइबोसोमल RNA है ये बनता कहाँ है? न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है, और फिर ये बन के इसने आगे क्या बनाना होता है? राइबोसोम्स बनाने होते हैं। ठीक हो गया? तो डिस्कस हो गया न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है क्रोमोसोम का, वो देखते हैं उसमें क्या है। हाँ जी बेटा जी, जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर तो ये जेनेटिक मटेरियल मौजूद होगा थ्रेड लाइक शेप में, ठीक है, थ्रेड लाइक शेप में। थ्रेड लाइक मीन्स कि धागे के तरह के या फाइब्रस स्ट्रक्चर्स हैं, तो फिर इन्हें नाम दिया जाता है क्रोमाटिन का। और ये किस वक्त इस हालत में होते हैं? ये उस वक्त इस कंडीशन में होते हैं जब ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है। नॉन डिवाइडिंग स्टेज मतलब डिवाइडिंग क्या होता है कि जब एक सेल से दो सेल्स बनने होते हैं माइटोसिस में, और एक से चार सेल्स बनने होते हैं मियोसिस में। ये क्या चीज़ें हैं जो मैंने अभी बोला, माइटोसिस मियोसिस, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल का, उसमें डिस्कस करेंगे। तो जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, एक से दो सेल्स नहीं बना रहा होता, उस वक्त जो है ये जो न्यूक्लियस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल है थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्रोमाटिन का। लेकिन जब सेल ने डिवाइड करना होता है, ठीक है, अगेन वही कि एक से दो सेल्स बनाने होते हैं, तो उस वक्त सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो रॉड शेप में कन्वर्ट हो जाता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर में। ये सिंगल क्रोमोसोम जो कि हैप्लॉइड है, और ये डिप्लॉइड, ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि ये क्या है। तो ये जो रॉड शेप स्ट्रक्चर में अगर कन्वर्ट हो जाता है, इसे फिर नाम देते हैं किस चीज़ का? क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम। ठीक है, हमने बात की कि जो क्रोमोसोम है यहाँ पर ये बेसिकली क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। अगर न्यूक्लियस के अंदर का जेनेटिक मटेरियल थ्रेड लाइक फॉर्म में हो देन इट इज़ कॉल्ड एज क्रोमाटिन, और अगर जो है रॉड शेप फॉर्म में हो देन इट इज़ कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं? हमने जैसे अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि जो सेल वॉल थी उसकी क्या कंपोजिशन थी, प्राइमरी सेल वॉल किस केमिकल से मिलकर बनी है, सेकेंडरी किससे, इस तरह से हमने सेल मेम्ब्रेन में भी देखा। फिर अभी राइबोसोम के बारे में भी मैंने आपको बताया कि राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो जो क्रोमोसोम है उसकी भी कोई ना कोई कंपोजिशन होगी, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम है किन चीज़ों से मिलकर बनता है? क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक है प्रोटीन और दूसरा है DNA और प्रोटीन, ये दोनों चीज़ें मिलते हैं और बन जाता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल या एग्जैक्ट न्यूक्लियस जो है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है, ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। तो यूकैरियोटिक के अंदर के जो क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन और DNA से मिलकर बना है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स जिनके सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो उनका जेनेटिक मटेरियल सिर्फ और सिर्फ किस पर कंसिस्ट करेगा? DNA पर, ठीक है। और वो जो DNA है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन ना होने की वजह से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और हम कहते हैं कि ये प्रोकैरियोट है। ठीक है बेटा, आज का हमारा यही टॉपिक था न्यूक्लियस, जो कि इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अगर ये सवाल आता है तो आप इन्हीं पॉइंट्स को लेते हुए, इनकी डेफिनेशन करते हुए, इनकी हेडिंग देते हुए इस सारे सवाल को एक्सप्लेन कर देंगे, और उसके बाद जो है डायग्राम आपकी बुक में जो बनी हुई है उसको भी आपने ड्रॉ करना है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाकी की ऑर्गेनाइज को। अल्लाह हाफ़िज़।